पर्सपेक्टिव से, हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ना है पाकिस्तान को, कि इसके वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 से स्टार्ट हुई थी, उससे लेके आज तक इसमें क्या क्या चेंजिंग्स आई। 1947 को इंडिपेंडेंस हुई थी पाकिस्तान, जिससे मादे वजूद में आया था। ठीक है, तो 1857 टू 1947 तक जो जो चीजें हुई उनको हमने कंसाइजली ब्रीफली थोड़ा स्टडी करना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले मुस्लिम्स की गवर्नमेंट थी बरज़गीर पाक व हिंद पे। तो क्या था, द एपिसोड ऑफ रेनेसेंस ऑफ द इंडियन मुस्लिम which culminated in their political awakening and resulting in the birth of Pakistan was initiated by the failure of their national struggle for independence in 1857 AD। ठीक है, अब इसका मतलब ये है, बेसिकली जो इसका पर्सपेक्टिव वो बताना चाह रहा है वो ये है कि 1857 से के बाद जो स्ट्रगल हुई, उसके बाद पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। इनकंसाइजली मैं आपको ये बताता चलूं। अच्छा, अब सर सैयद अहमद खान से ये स्ट्रगल स्टार्ट होती है। हाँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हम हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिक स्ट्रगल पढ़ रहे हैं पाकिस्तान की 1857 टू 1947 तक। ठीक है, जो स्ट्रगल हुई पाकिस्तान ने, ये स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं सर सैयद अहमद खान आफ्टर दी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब मुसलमानों ने को शिकस्त हुई 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। उसके बाद से सर सैयद अहमद खान ने एक स्ट्रगल स्टार्ट कर दी फॉर द मूवमेंट ऑफ द मुस्लिम्स। अच्छा, Data Yeoman serves to discuss in a very logical and candid fashion the underlying causes and events of this movement in his famous dissertation Causes of the Indian Mutiny। ठीक है, अब ये उन्होंने एक बहुत लॉजिकल और कैंडिड फैशन में, मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी फॉर द मुस्लिम्स। ठीक है, इंडियन मुस्लिम्स के लिए। He recorded the various factors responsible for distancing the rulers and the ruled। अब रूलर्स और रूल्ड का मतलब ये है, रूलर्स वो होते हैं जो हाकिम होते हैं, और जो महकूम होते हैं, वो जो अवाम होती है, वो रूल्ड होते हैं। ठीक है, which had adversely affected the Muslims। अब बेसिकली गुस्सा जो था अंग्रेजों को मुसलमानों पे था, क्योंकि हुकूमत क्या थी, मुसलमानों की थी 1857 से पहले। तो मुसलमानों को डिस्टार्ट किया जा रहा था, अफेक्ट किया जा रहा था एडवर्सली। He pointed out the overall wrong policies of English official patronage of the Christian missionaries। ठीक है, बेसिकली जो इंग्लिश होते हैं, मोस्टली ये इंग्लैंड के जो लोग हैं, जो ब्रिटेन है, वो क्रिश्चियन लोग हैं। ठीक है, तो उनकी रॉन्ग पॉलिसीज को अनब्राइडल्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मैसेज, लोग एक्सप्लॉइट हो रहे थे, लोग उठ रहे थे, इसको पॉइंट आउट किया इनकी रॉन्ग पॉलिसीज क्या क्या है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, इंडस्ट्री की डिवास्टेशन हो रही है। ठीक है, मैसेज जो है, लोग जो हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये चीजें बेसिकली इनकी वजह से हो रही हैं। हिंदूज हैड पार्टिसिपेटेड 1857 स्ट्रगल। अब देखें, हुआ ये, हिंदूज बेसिकली इंडिया में आज भी हिंदूज हैं ज्यादा, उनके मेजोरिटी वो डबल गेम खेलते हैं हमेशा। अब भी मैंने अगले दिन आपको बताया कि वो ब्रिक्स का पार्ट भी है। ठीक है, एक साइड पे ब्रिक्स का पार्ट है, एक साइड पे एंटी चाइना क्वाड का पार्ट है अमेरिका के साथ। इसी तरह हिंदूज ने हमेशा डबल पॉलिसी इख्तियार की है। अब 1857 में ये मुसलमानों के साथ इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल में इन्होंने हिस्सा लिया प्रॉपर, इन्होंने मुसलमानों को के साथ मिलकर ये स्ट्रगल की। लेकिन जब ये स्ट्रगल कामयाब ना हो सकी तो ये अंग्रेजों के साथ मिल गए। ठीक है, अब alongside the Muslims but they subsequently joined hands with English। फिर उन्होंने अंग्रेजों के साथ अपने हाथ मिला लिए, thus bringing down the wrath entirely on the Muslim, और सारा गुस्सा जो था वो मुसलमानों पे आ गया। ठीक है, their rulers took stern actions against the Muslims। रूलर्स ने बहुत सख्त एक्शन लेने स्टार्ट कर दिए। ये एक स्टोरी फॉर्म में मैं आपको जस्ट डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये चीजें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। अचीवमेंट ऑफ सर सैयद अहमद खान
के बारे में पढ़ना है। सर सैयद अहमद खान ने ये चीजें पॉइंट आउट की, उसके बाद उन्होंने अचीव क्या किया, ठीक है। 19वीं सेंचुरी के वो एक रिनाउंड पॉलिटिकल लीडर थे, ठीक है। They adopted various steps to keep Muslim morale high and their hopes kindled. उन्होंने मुसलमानों के मोरल हाई करने के लिए काफी मेजर्स दिए, ठीक है। His endeavors were to ensure the political rehabilitation of the Muslims. अब पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन के मुसलमानों की बेसिकली जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में वो दोबारा लाना चाहते थे, along with the renaissance and the social and economic and educational progress and advancement, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक और एजुकेशनल प्रोग्रेस के साथ साथ जो डेवलपमेंट है वो भी साथ साथ वो करवाना चाहते थे, कि जो साथ साथ जिस तरह आगे रेनेसेंस का मतलब होता है कि जो आगे आर्ट इंडस्ट्री चल रही थी, जो आर्ट्स का काम चल रहा था वो भी, और मतलब सारी चीजों को दोबारा बहाल करवाना चाहते थे। एस्टेब्लिश एक मिनट, वो मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन देना ताकि वो एक जो है गवर्नमेंट जॉब में एक रीजनेबल शेयर ले सके, ठीक है, हिंदूज के मुकाबले में, ठीक है। आगे क्या लिखा है, हिज एम वाज टू इक्विप मुस्लिम्स विद मॉडर्न एजुकेशन टू एनेबल देम टू ऑक्यूपाई अ रीजनेबल शेयर ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स इन कंपैरिजन टू द हिंदूज, ठीक है। ये चीज आपको में ले सके, ठीक हो गया। His next is his greatest achievement was to establish a school and then to convert it to Aligarh College in 1877. पहले उन्होंने एक स्कूल बनाया अलीगढ़ में, फिर उसको कॉलेज में ट्रांसफॉर्मेशन हो गई 1877 में। ये चीज आपने याद रखनी है, बाकी जस्ट एक स्टोरी है, आपके माइंड में होनी चाहिए। हाई क्वालिफाइड टीचर्स एज वेल एज इंग्लिश प्रिंसिपल एंड इंग्लिश टीचर्स। बेसिकली आपने उनका क्या था कि वो अंग्रेजी की तालीम ला, उनको इस चीज में काफी जो है मुसलमानों को पहले जो था ये समझा जाता था कि जो लोग इंग्लिश की एजुकेशन हासिल करते हैं वो खुदा न खास्ता अंग्रेज हो जाते हैं, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। इस तरह की जो काफी हाइपोथेसिस सर्कुलेट कर रहे थे, हिंदूज चलाते थे। हिंदू मुसलमानों को फ्लोरिश करते नहीं देख सकते। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, तो ये क्या है, देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। इन द गवर्नमेंट ऑफिस एंड द कोर्ट्स वो चाहते थे कि जो ऑफिशियल या जो सरकारी जबान है वो हिंदी तस्लीम किया जाए और इसका स्क्रिप्ट होना चाहिए देवनागरी। आपको पता है हिंदी और उर्दू में वैसे बोलने में बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन लिखने में उनका स्क्रिप्ट का डिफरेंस है, ठीक है। तो वो स्क्रिप्ट कौन सा यूज करते हैं, देवनागरी। ऑल दिस रिजल्टेड इन द 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, ठीक है। इससे फिर पॉलिटिक्स वहां पे स्टार्ट हुआ। ऑन द इंस्टिगेशन ऑफ लॉर्ड ड्यूफ्रेन द गवर्नर जनरल एम एट एस्टेब्लिशिंग ब्रिटिश टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन द इंडिया। अब वो उसने क्या कहा, जो इंस्टिगेशन उसने इजाजत दे दी, इंस्टिगेशन मतलब इजाजत देना या उसकी हमायत हासिल करके। उस वक्त का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड ड्यूफ्रेन, तो उसने हमायत कर दी कि ठीक है आप अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना लें और हम एक लेजिस्लेटिव असेंबलीज टाइप की हुकूमत, जो ब्रिटिश में आज भी हमारा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश टाइप का है, बिकॉज वो ही रूलिंग करते रहे, उसके बाद उनका जो कल्चर है वो हम पे हावी हो गया। तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, नेशनल असेंबली है, सेनेट है, तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है हमारा, एक सेनेट है, अपर हाउस जिसको कहते हैं, लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहते हैं। तो उन्होंने इस टाइप की जो है वो इंस्टीट्यूशंस को बनाने की हमायत कर दी। द मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड। इलेक्टेड का मतलब होता है कि जिसको अवाम जो है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए इलेक्ट कर ले, सिलेक्ट कर ले। While the only educated are the owners of the party shall have the right to vote. अब जो उन्होंने एक चीज लिखी, उन्होंने कहा कि सिर्फ एजुकेटेड लोग, ये बेसिकली हिंदू लॉबी थी। हिंदुओं ने क्या किया कि हमारे पास ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो हम ये करवाते हैं कि जो सिर्फ हिंदू हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जिनकी जो अपनी जो पार्टीज को हेड कर रहे हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, सिर्फ वो दो किस्म के लोग वोट कर सकते हैं। एक ये कि सिर्फ एजुकेटेड होने चाहिए, और दूसरा ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, किसी कोई प्रॉपर्टी का ओनर है तो वो
भी जो है कर सकता है। अब देखें हुआ क्या कि आपको पता है कि जब इंडिपेंडेंस वार के बाद मुस्लिम से उनकी प्रॉपर्टी काफी मुसलमानों से ले ली गई थी, उनको प्रॉपर्टीज का राइट को बेसिकली इनसे प्रॉपर्टीज भी ले ली गई थी, तो दोनों साइड से मुसलमान लैग कर रहे थे, उनसे वो ज्यादा आगे थे। हिंदूज की एजुकेशन भी ज्यादा थी और वैसे भी उनके पास डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। इस डिमांड क्या थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, हमारी सेपरेट जो है वो रिप्रेजेंटेशन हो असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में मुसलमानों का, ये एक डिमांड थी। अंडर 1892 लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, एक इंडिया का एक्ट है 1892 में बना था कि जिसमें लेजिस्लेशन की प्रॉपर बताया गया था कि इसमें कैसे लेजिस्लेशन हो। A limited number of elected Indians were allowed to be inducted through local government, universities, chambers of Congress and cultural association electorate। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्टेड इंडियंस जो हैं उनको, जो लिमिटेड नंबर में इलेक्ट होते हैं इंडियंस, उनको क्या कि आप लोकल गवर्नमेंट से इलेक्ट होते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी से या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से या कल्चरल एसोसिएशन से, इलेक्टोरेट से मतलब मुख्तलिफ। अब आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज में भी पहले ये सीन था कि वहां पे भी सियासत होती, पॉलिटिक्स होती थी, चैम्बर्स ऑफ कांग्रेस में के भी इलेक्शन होते हैं, कल्चरल एसोसिएशंस के भी इलेक्शन होते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स के भी इलेक्शन होते हैं। तो इनको जो है फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का नहीं था करवाया गया, तो इनका अलहदा से एक इलेक्टोरेट, जहां तक लिमिटेड इजाजत मिली थी कि आप जो है लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन करवा लें, यूनिवर्सिटीज में इलेक्शन करवा लें, जो स्टूडेंट्स की तंजीमें मुख्तलिफ बनती हैं, उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कल्चरल एसोसिएशंस, इनमें आप इलेक्टोरेट ले लें। इट रिजल्ट इन मोस्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज में या जिधर भी कोई इलेक्शन हो हमें। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्रोविंसेस को पार्टीशन किया, डिवाइड किया। असम का एक प्रोविंस था, उसको ईस्ट बंगाल के साथ मिला दिया और उसको एक लेजिस्लेटिव असेंबली और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाने की इजाजत दे दी। ठीक है, उसने फेडरेशन कर दी, डिवीजन कर दी, असम को बंगाल के साथ मिला दिया, उन्हें कहा कि आप अपनी असेंबली बना लो। ठीक है, और उसके बाद क्या है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी, अपना रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक बोर्ड भी बना लो। आज भी पंजाब का भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, पाकिस्तान का भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, तो इसी तरह उनका भी उन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना लो, जैसे रेवेन्यू मतलब पैसे जो कलेक्ट किए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस, तो वो बोर्ड बना लो। द डिवीजन ऑफ बंगाल इम्प्रूव द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स हिंदूज पॉपुलेशन इन द ईस्ट बंगाल विज अविस, मतलब इन कंपैरिजन। तो क्या हुआ कि बंगाल में ज्यादा मुसलमानों की तादाद थी, तो बंगाल से क्या हुआ कि बंगाल के डिवीजन से क्या हुआ कि मुसलमानों की पॉपुलेशन और हिंदूज की पॉपुलेशन में कंपैरिजन एक आ गया, मुसलमानों की भी तादाद अच्छी खासी थी वहां पे। और उसके बाद द हिंदूज लॉन्च्ड अ वायलेंट एजिटेशन अगेंस्ट दिस डिवीजन। हिंदूज को ये बात अब बुरी लग गई कि अब इधर तो मुसलमानों की भी तादाद अच्छी खासी है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में फिर मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगी, ज्यादा मुसलमान इलेक्ट हो जाएंगे। हालांकि पहले तो इस चीज के हक में नहीं थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो, तो फिर जब सेपरेट इलेक्टोरेट की मुसलमानों की बात नहीं मानी गई और एक असम और बंगाल को एक लेजिस्लेटिव असेंबली दे दी गई, वहां पे मुसलमानों की अक्सरियत थी, तो फिर उनको याद आया कि अब सेपरेट इलेक्टोरेट तो बाकी होना चाहिए। तो फिर उससे क्या हुआ, it was in this backdrop of the anti-Muslim movement, especially in the agitation against the partition of Bengal, that a deputation of Muslims met the viceroy। अब क्या हुआ कि शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, लॉर्ड मिंटो एक वायसराय था जो इंग्लिश वायसराय था, उसके साथ शिमला कॉन्फ्रेंस होती है अक्टूबर 1906 में। ये 1 अक्टूबर को होती है स्टार्ट, टू प्लीड फॉर द राइट्स ऑफ मुस्लिम टू इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव टू सेपरेट इलेक्टोरेट। अब मुसलमानों का फिर भी वही एक मुतालबा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। ये इनका फर्स्ट रोल था एज अ पॉलिटिकल एंटिटी। ठीक है, तो इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड किया, इन्होंने जो है कहा कि हमारे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हों जो हमारे राइट्स को जो है प्रिजर्व कर सके। तो बेसिकली इनका थीम ये था।
1906 away was the emergency situation which induced the Muslim leader of India to hold a big meeting in Dhaka, ठीक है, on December 30, 1906. अब ढाका को पहले धक्का कहते थे, आपने ढाका का नाम सुना होगा। तो दिसंबर 30, 1906 को इन्होंने एक अच्छी खासी बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की कि हम भी कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, जिसका उन्होंने कांग्रेस के नाम से बनाई है, तो हम मुस्लिम लीग बना लेते हैं, मुसलमानों की लीग है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से हम एक अपनी पार्टी बनाएं। बेसिक एम क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट लेके मुसलमानों का उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जाए, ताकि मुसलमानों के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हों जो कि असेंबलीज में जाएं और अपने मुसलमानों के जो राइट्स हैं उनको सेफ गार्ड करें। ड्यू टू देयर इट वाज, अब उसके बाद क्या हुआ, इस एक्सर्शन की वजह से, इस फोर्स की वजह से वो वाइसराय से भी मिले थे। तो फिर क्या हुआ कि एक 1909 में इंडियन ने अपना एक लेजिस्लेटिव एक्ट दिया, जो बेसिकली तो कौन दे रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट दे रही थी, कि उनमें इनको एक अलहदा लिमिटेड नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की इजाजत मिल गई कि आपके कुछ चंद जो लोग हैं वो आपके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो होंगे। द कांग्रेस अपोज्ड इट टूथ एंड नेल, कांग्रेस ने तो जाहिर है फिर अपोज करना था, क्योंकि वो तो हिंदूज जो थे वो मुसलमानों की पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं चाहते थे। आफ्टर फ्यू मंथ्स इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर दीज लेजिस्लेटिव असेंबलीज, अब उन असेंबलीज के इलेक्शन हुए कुछ महीनों के बाद। द मुस्लिम इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू देयर ओन वोट्स, मुसलमानों ने अपने वोट से अपने नुमाइंदे इलेक्ट कर लिए। कांग्रेस ऑलरेडी डिमांडेड सेल्फ रूल, कांग्रेस बेसिकली डिमांड करता था कि हमारा सिर्फ हमारा रूल हो, इसमें मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ना, मानो की अलग गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो इससे बेसिकली आजादी की और ये इंडिपेंडेंस की तहरीक चलती है। नेक्स्ट थ्रू रेजोल्यूशन इन 1930, इन्होंने 1930 में एक करारदाद पेश की कि हमारी भी एक अपनी अलग गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। द रेजोल्यूशन वाज बैक्ड अप बाय मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, लेटर जो हमारे कायदे आज़म है, बेसिकली इनको बैकअप, इस करारदाद को एक वकील भी थे तो वो करारदाद को बैकअप कर रहे थे, और उसके बाद भी उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की। पहले हालांकि वो कांग्रेस में थे, बट इसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की, लेकिन इस रेजोल्यूशन के बैकअप वो कर रहे थे। द रियल एम बिहाइंड दिस रेजोल्यूशन वाज टू मेंटेन द सेपरेट मुस्लिम नेशनल आइडेंटिटी, के वो इंडियन पहले कांग्रेस में भी रहे थे तो उनके कांग्रेस के साथ भी ताल्लुकात थे, मुस्लिम लीग में ज्वाइन किया, तो उसके बाद उन्होंने एक एफर्ट की कि एक सेल्फ गवर्नमेंट अचीव कर लेते हैं मिलके, कोलिशन, जिस तरह आज हमारी पॉलिटिकल पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट है, इस तरह की कोलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं। A noticeable feature of this accord was that Congress accepted the right of Muslim, अब कांग्रेस को स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री में ये एक इम्पोर्टेंट डिसीजन था कि मुसलमान अपने राइट्स की सेफ गार्डनेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। And the Congress had practically accepted the fact that both nations, कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया कि हिंदूज और मुस्लिम जो हैं, टर्की जर्मनी के साथ मिला हुआ था, जर्मनी को शिकस्त हो गई, वो हम कल इंशाल्लाह उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम